साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने संसद की पहली क्लास में संसद के परिचय की बात की, दूसरी क्लास में राज्यसभा पढ़ा, तीसरी क्लास में हमने लोकसभा पढ़ा। अब उसके आगे की क्लास में हम संसद के संबंध में कुछ बची हुई जो बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लीजिए आप सांसदों की योग्यताओं की। सांसदों की योग्यताओं की बात कर लीजिए। मैं संसद टॉपिक लिख देता हूं और सांसदों की योग्यताएं। सांसदों की योग्यता में हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता पर भी बात कर लेंगे और लोकसभा की योग्यता पर भी बात कर लेंगे। दोनों ही सदस्यों की योग्यताओं का जिक्र किया गया है संविधान के आर्टिकल 84 में। और आर्टिकल 84 कहता है कि पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता में कहा गया कि यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो उसके लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो उसके लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ये उसकी आयु संबंधी योग्यता। और तीसरी योग्यता उसके लिए कही गई कि वे समस्त योग्यताएं जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे, संसद कानून बनाकर या विधि बनाकर तय करे, निर्धारित करे, वो सारी के सारी योग्यताएं वो सांसदों में होनी चाहिए। 3 योग्यताओं का जिक्र किया गया। भारत का नागरिक हो, ये आयु संबंधी योग्यता, और वे समस्त योग्यताएं जो संसद विधि बनाकर तय करे, निर्धारित करे। ये योग्यताओं का जिक्र है। देखें, संसद ने विधि बनाकर 1-2 योग्यताओं का प्रावधान किया। जैसे कहा कि लोकसभा में कोई भी सदस्य कहीं किसी भारत के किसी भी हिस्से का वोटर होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। और इसी तरीके से राज्यसभा के लिए भी कहा गया 2003 के बाद में। उससे पहले तो यह था कि उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। 2003 में इस सीमा को वो हटा दिया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 की बात है। फिर बाद में इसी तरीके से एक योग्यता ये कि यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहा है तो जो सीट जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है वो व्यक्ति उसी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। मान लीजिए एससी के लिए आरक्षित है तो एससी से संबंधित होना चाहिए। एससी के अलावा किसी अन्य कैटेगरी का कोई व्यक्ति उस पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये भी संसद ने विधि बनाकर इस योग्यता को तय किया। योग्यता इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इंपॉर्टेंट है अयोग्यता। अयोग्यता के बारे में समझिए कौन कौन सी अयोग्यताओं का जिक्र किया गया है। और अयोग्यताओं का जिक्र किया गया है संविधान के आर्टिकल 102 में। और आर्टिकल 102 का समझिए आपकी क्या कहा गया कि कौन व्यक्ति अयोग्य होगा। पहली बात तो ये कि यदि उसके पास नागरिकता न रहे, नागरिक ना हो। मान लीजिए कोई संसद का सदस्य बन गया और उसके बाद में वो किसी अन्य स्थान की उसने नागरिकता ले ली तो वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि यदि वो पागल या विकृति चित्त का हो, पागल हो जाए, या फिर न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, दिवालिया घोषित किया जा चुका हो उसे, या फिर वो किसी लाभ के पद पर हो, यदि और या फिर वो किसी सामाजिक अपराध में शामिल हो। ये कुछ अयोग्यताओं का जिक्र है कि यदि इन अयोग्यताओं में वो शामिल है, यदि इस प्रकार की अयोग्यता उसमें आ गई तो ऐसी स्थिति में वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। और बाद में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 102 में एक अयोग्यता उसमें और शामिल की गई, दल बदल। आर्टिकल 102 में दल बदल और लिख दिया। और दल बदल के बारे में विस्तार से जो बात लिखी गई, जो अयोग्यताएं किस आधार पे कैसे कैसे क्या होगी, उसका जिक्र किया गया फिर कहां पे, 10वीं अनुसूची में, कि दल बदल संबंधी अयोग्यता और क्या है। तो देखें दल बदल संबंधी अयोग्यता क्या है।
हम 10वीं अनुसूची में इसको थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। दल बदल को आप थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद में ये समझिए कि कई प्रकार की चीज़ें दल बदल के संबंध में आप नहीं जानते हैं, उनको समझ लीजिए आप। दल बदल संबंधी अयोग्यता का जिक्र कहाँ किया गया है? 10वीं अनुसूची में है। और ये देखिए कौन क्या क्या प्रावधान है। पहला ऑप्शन तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यदि कोई व्यक्ति कोई सांसद किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, तो यदि वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, ऐसा होने की स्थिति में तो क्या होगा कि वो यदि किसी एक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चला गया, संसद का सदस्य है, और वो यदि जीतने के बाद में एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला गया, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उस सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि वो लोकसभा का है तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, राज्यसभा का है तो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 52वें संविधान संशोधन में कहा गया कि यदि 1/3 सदस्य किसी दल के किसी उस सदन में 1/3 सदस्य यदि एक साथ किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा, उस पर दल बदल के कानून प्रभावी नहीं होंगे। देखिए ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। 1985 की बात है, 52वें संविधान संशोधन से 1/3 की सीमा उसमें लगाई गई। लेकिन जब ये सीमा लगाई गई तो उसके बाद में पहले तो एक व्यक्ति ही जाता था, अब क्या हुआ, गुट बना के जाने लगे, 1/3 की सीमा को पूरा करके उसके बाद जाने लगे, एक साथ जाने लगे। तो समस्या जो छोटी थी वो बड़ी हो गई। तो फिर बाद में इसमें 91वां संविधान संशोधन किया, और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें अब यह कर दिया कि यदि एक साथ 2/3 सदस्य दूसरे दल में जाएंगे तो फिर बात ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, 2/3 से कम जाएंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 2/3 की सीमा कर दी, पहले 1/3 थी उसको कठोर करके 2/3 कर दी बढ़ा के। फिर देखिए दूसरा प्रावधान, दूसरा ऑप्शन, यदि कोई निर्दलीय सदस्य है तो, यदि कोई निर्दलीय सदस्य है और वो यदि मान लीजिए संसद का सदस्य, और वो यदि किसी दल को ज्वाइन कर ले तो क्या होगा, सदस्यता समाप्त होगी कि नहीं होगी? अब आप में से बहुत सारे बल्कि ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा कि सदस्यता समाप्त नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखें यदि कोई निर्दलीय सदस्य भी किसी दल में शामिल हो जाता है, ऐसी स्थिति में सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। निर्दलीय सदस्य भी यदि किसी दल को ज्वाइन कर लेता है, उसकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। खास बात ध्यान रखें, बाहर से समर्थन कर सकता है किसी का भी, किसी दल को ज्वाइन करते सदस्यता समाप्त है, समझ रहे हैं आप? और तीसरी स्थिति, यदि कोई मनोनीत सदस्य मनोनीत भी तो हो सकता है, और यदि मनोनीत सदस्य है तो क्या होगा? तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन की तिथि से 6 माह के बाद यदि वो किसी दल दूसरे दल में चला जाता है, इस तिथि के बाद यदि किसी दल को ज्वाइन कर ले, यदि वो या फिर किसी दूसरे दल में चला जाए तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब ये कि मनोनयन की तिथि से 6 माह तक वो किसी भी दल को ज्वाइन कर सकता है या दल बदल कर सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन 6 माह बाद करेगा तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये आप तीनों ऑप्शंस का ध्यान रखें। एक दल का सदस्य है तो क्या होगा, निर्दलीय है तो क्या होगा, मनोनीत है तो क्या होगा, समझ रहे हैं आप? अब इसमें 2 बिंदु खास तौर से आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपने आर्टिकल 103 के बारे में पढ़ा होगा कि सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद, अयोग्यता से संबंधित जो भी विवाद है, उस विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ऐसा किसकी सलाह से करता है? चुनाव आयोग की सलाह से करता है। यह आर्टिकल 103 में कहा गया। लेकिन देखिए 10वीं अनुसूची में एक बात और कही गई है, उस बात को खास तौर से ध्यान रखें। और उस बात को यह ध्यान रखें, यदि सांसदों की दल बदल संबंधी अयोग्यता है,
सदस्यता अयोग्यता कौन सी वाली है? दल बदल वाली है। तो दल बदल की अयोग्यता के विवाद का निर्णय कौन करेगा? ऐसी स्थिति में उसके विवाद का निर्णय पीठासीन करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का सदस्य यदि दल बदल कर रहा है और उसकी अयोग्यता से संबंधित कोई विवाद का निर्णय है तो वो निर्णय कौन करेगा? पीठासीन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा में तो राज्यसभा का सभापति करेगा। तो इसका मतलब राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यताओं से संबंधित विवाद का जो निर्णय करता है वो दल बदल को छोड़कर बाकी अन्य समस्त प्रकार के विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करेगा। लेकिन एक प्रकार की अयोग्यता, दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद का निर्णय पीठासीन करेगा। ये 10वीं अनुसूची के 7वें पैरे में कहा गया और कहा गया कि इसका अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा। अंतिम शब्द और है कि इसका अंतिम निर्णय पीठासीन करेगा, ये कहा गया। मतलब ये कि पीठासीन को जब ये शक्ति दी गई तो अंतिम शब्द ये बता रहा है कि इसका मतलब इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर बाद में एक केस आया, इस केस का नाम भी आपको अगर याद रह जाए तो रख लेना, कि होतो होलोहान बनाम जाचिल्लू केस, जाचिल्लू वाद 1992। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पीठासीन जो निर्णय करेगा ऐसा, वो निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, उसका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक जांच की जा सकती है। ये इस किहोतो होलोहान बनाम जाचिल्लू केस 1992 में कहा कि पीठासीन द्वारा दिए गए निर्णय उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये योग्यता और अयोग्यता का जिक्र था। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, योग्यता अयोग्यता से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पर। देखिए, एक तो 2-3 मैं पदों की बात कर लेता हूं, फिर मंत्रियों महान्यायवादी के विशेषाधिकार की बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा सदन का नेता। तो सदन 2 होते हैं संसद में, तो 2 सदन होते हैं, तो एक तो लोकसभा का नेता होगा, एक राज्यसभा का नेता होगा। प्रधानमंत्री कौन से सदन का नेता होगा? तो यहां आप में से कई स्टूडेंट्स की दिक्कत होगी, उनको लगेगा कि लोकसभा का नेता होगा। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है, प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का नेता होगा, यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का नेता होगा। जैसे नरेंद्र मोदी लोकसभा के नेता हैं, जबकि मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के नेता थे। समझ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा का नेता होगा जरूरी नहीं है, यदि वो राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा का नहीं नेता होगा। अब जिस सदन का वो सदस्य नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो फिर राज्यसभा का नेता कौन होगा? लोकसभा के तो चलिए मोदी जी हो गए, राज्यसभा का नेता कौन होगा? तो ऐसी स्थिति में जिस सदन का प्रधानमंत्री सदस्य नहीं है उस सदन का नेता कौन होगा? कोई ऐसा कैबिनेट मंत्री होगा जो राज्यसभा का सदस्य हो और जिसे प्रधानमंत्री चुने, प्रधानमंत्री उसे नियुक्त करता है। तो लेकिन ध्यान रखें, सदन का नेता होने के लिए उसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो ऐसा कैबिनेट मंत्री होगा जो उस सदन का क्या हो? सदस्य हो। तो प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर देगा इस बारे में। तो प्रधानमंत्री तो जिस सदन का सदस्य होगा उसका नेता हो जाएगा, दूसरे वाला का कोई कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए, इससे आगे की हम बात करें अगर हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में इसमें बात करें भी, तो देखिए इंदिरा गांधी कुछ समय के लिए राज्यसभा के सदस्य रही, जिस समय वो प्रधानमंत्री थी तो उस समय वो राज्यसभा की नेता थी। जब वो लोकसभा के सदस्य रही तो लोकसभा की नेता थी। तो मतलब ये कि इंदिरा गांधी राज्यसभा की नेता रही है कुछ समय के लिए। फिर एच.डी. देवेगौड़ा की बात करें तो एच.डी. देवेगौड़ा राज्यसभा के सदस्य रहे तो राज्यसभा के नेता थे। इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा के सदस्य थे तो राज्यसभा के नेता थे। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे तो राज्यसभा के नेता थे। तो ये 4 प्रधानमंत्री ध्यान रखें जो राज्यसभा के नेता रहे हैं अब तक, क्योंकि ये चारों ही राज्यसभा के सदस्य थे। बाकी सारे लोकसभा के नेता रहे क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य थे। चलिए हम विपक्ष के नेता की बात कर लेते हैं।
विपक्ष के नेता की अगर बात करें तो देखिए विपक्ष के नेता का भी पद है, हालांकि संविधान में इनका जिक्र नहीं है, न सदन के नेता का जिक्र है न विपक्ष के नेता का जिक्र है। विपक्ष का नेता मतलब विपक्षी दल से होगा। अब विपक्षी दल तो भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, सत्ता पक्ष में ही बहुत सारे दल होते हैं, तो विपक्ष में तो खैर सारे दल जो सत्ता पक्ष में शामिल नहीं, सारे के सारे विपक्ष में है। तो ये विपक्ष के दल के नेता का पद मिलेगा किसे, कौन से दल को मिलेगा? तो इसके लिए कहा गया है कि विपक्षी दल में, विपक्ष में वो सबसे बड़ा दल जिसे कम से कम उस सदन की 10% सीटें मिली हो, वो दल सबसे बड़ा जिसको कम से कम 10% सीटें मिली हो, वो क्या हो जाएगा, उसे विपक्ष के नेता का पद मिलेगा। जैसे वर्तमान में किसी भी विपक्षी दल को 10% सीटें नहीं मिली है, तो विपक्ष के नेता का पद है ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप? तो विपक्षी दल के नेता का पद किसको मिलता है? जो सबसे बड़ा विपक्षी दल जिसको 10% सीटें मिली हैं। 1969 तक किसी भी दल को विपक्षी दल के नेता का पोस्ट नहीं दी गई, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल को 10% सीटें नहीं मिली। 1969 में आप जानते हैं कांग्रेस में विभाजन हुआ और मोरारजी देसाई की जो कांग्रेस है, कांग्रेस उसको 62 सांसद एक साथ कांग्रेस से अलग चले गए थे, तो वो विपक्षी दल की मान्यता उसे पहली बार मिली और विपक्षी दल के नेता राम सुभग सिंह बने उस समय। राम सुभग सिंह, ये 1969 की बात है, पहली बार विपक्ष के नेता। ठीक है। और अगर हम बात करें विपक्ष के दल नेता को मंत्री मंडल के मतलब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा पहली बार मिला इसको 1977 में। और 1977 में विपक्ष के नेता की बात हम करें, अगर ये लोकसभा की बात है, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो लोकसभा में 1977 में विपक्ष के नेता वाई.वी. चौहान थे। वाई.वी. चौहान ये लोकसभा में थे और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। ये राज्यसभा में थे। तो विपक्ष के नेता की भी एक पोस्ट होती है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप बात कीजिए इससे पहले सत्र की, या फिर आप मंत्री और महान्यायवादी के संसद के संबंध में अधिकार। मंत्री व महान्यायवादी के संसद के संबंध में अधिकार। और कौन सा आर्टिकल? ये है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में कहा गया, और आर्टिकल 88 कहता है, देखिए पहले आप महान्यायवादी का समझिए। आर्टिकल 88 कहता है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। न वो लोकसभा का सदस्य होगा, न वो राज्यसभा का सदस्य होगा, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वो संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। वो किसी भी सदन का सदस्य तो नहीं होगा, नहीं होता है, लेकिन वो किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। वहां पे वो वाद विवाद कर सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन जब वोटिंग होगी तो मतदान नहीं करेगा। समझिए आप इस बात को। लेकिन जब मतदान होगा तो इसमें मतदान नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए वोटिंग वो किसी भी सदन में नहीं कर सकता। जब आप मंत्री की बात करते हैं तो मंत्री देखिए संसद के किसी न किसी सदन का तो सदस्य होता ही है, या तो लोकसभा का सदस्य है या फिर राज्यसभा का सदस्य है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी सदन का सदस्य न हो, और ऐसा अधिकतम 6 माह तक हो सकता है कि कोई व्यक्ति 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य ना रहे। तो देखिए वो किसी एक सदन का सदस्य होता है, सदस्य तो वो होता है किसी न किसी एक सदन का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कभी किसी का भी ना हो, तो लेकिन वो किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है।
किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वो जब वोटिंग करेगा, मतदान करेगा, तो मतदान केवल और केवल वहां करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो वोटिंग राज्यसभा में ही कर सकता है। हालांकि वो लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, वाद विवाद कर सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वो वोटिंग करेगा राज्यसभा में ही। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, तो वो दोनों सदनों के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग केवल लोकसभा में करेगा। अच्छा, ऐसा मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मान लीजिए उसको नियुक्त किया गया और 6 माह के अंदर अंदर वो किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेगा, लेकिन अभी तक की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वोटिंग किसी भी सदन में नहीं करेगा, क्योंकि वोटिंग करने का अधिकार केवल किसको होता है? सदस्य को होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां ये भी थोड़ा आर्टिकल 88 की बात को विशेष तौर पे ध्यान रखें। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सत्र की। अब मैं थोड़ी सी छोटे छोटे बिंदु आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सामान्यतः कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 85 कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच, मतलब पहले सत्र की आखिरी बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक, इसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है। सत्र कहते किसे हैं? सत्र जब संसद किसी एक कार्यावधि में निरंतर काम करती है, वो सत्र कहलाता है। जैसे सत्र के बारे में आप समझिए, जैसे हमारे यहाँ सत्र की आप जब बात करते हैं तो ये देखना, समझना आप। जब आप सत्र की बात करते हैं तो समझिए कि पहला सत्र हमारे यहाँ फरवरी में शुरू होता है मई तक, दूसरा सत्र जुलाई से शुरू होता है सितंबर तक, और तीसरा नवंबर से दिसंबर तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 फरवरी से शुरू होगा 31 मई तक, ऐसा नहीं है। इसका मतलब फरवरी में जब राष्ट्रपति सत्र आहूत करेगा तब से शुरू होकर जब समाप्त करेगा तब तक, मई में तब तक। ये 3 सत्र होते हैं। अब 3 सत्र में चूंकि इस समय बजट का काम है तो ये बजट सत्र है, इस समय मानसून का समय रहता है तो ये मानसून सत्र कहलाता है, इस समय विंटर सेशन है तो शीतकालीन सत्र कहलाता है। ठीक है। अब सत्र के संबंध में इसका मतलब अधिकतम अवधि ये है ना, जो बीच की अवधि, 2 सत्रों के बीच की अवधि अधिकतम 6 माह हो सकती है। हमारे यहाँ होती नहीं हालांकि। और जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब क्या इसके लिए क्या शब्द है? सत्रावकाश। सत्रावकाश का मतलब 2 सत्रों के बीच की अवधि जब सत्र नहीं चल रहा होता है, और सत्रावकाश भी 3 होते हैं, अब जानते हैं। ठीक है। अब आप 2-3 चीजें और समझिए इसके संबंध में, कुछ शब्दावली। एक तो है सत्र आहूत करना, आर्टिकल 85 में ही कहा गया। सत्र आहूत करना का मतलब सत्र बुलाना, सत्र शुरू करना, और इसे सत्र आहूत करना कहते हैं। और सत्र आहूत कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, सत्र आहूत करना ये है, सत्र आहूत करना ये है। और ये आहूत कौन करेगा, बुलाएगा कौन सत्र को? राष्ट्रपति बुलाएगा। ध्यान रखें। दूसरा शब्द है सत्रावसान। अवसान का मतलब समाप्त करना, तो सत्र को समाप्त करना, ये काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये सत्रावसान है, सत्र को समाप्त करना, और ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक शब्द है सत्रावकाश, शब्द आ ही गया, 2 सत्रों के बीच की अवधि। देखिए, एक शब्द आपके आ गया सत्र आहूत करना, एक आ गया सत्रावसान करना। एक शब्द देखिए स्थगन, सदन को स्थगित करना। और सदन का स्थगन कौन करता है? सदन का स्थगन पीठासीन करता है। यदि लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। विशेष ध्यान रखें, स्थगन पीठासीन करता है। यहां सत्र आहूत हुआ, इसके बाद में बैठक चल रही, किसी भी वजह से हंगामा हो गया, या मान लीजिए किसी भी वजह से गणपूर्ति नहीं, या किसी भी वजह से पीठासीन को लगता है तो वो सदन को स्थगित कर सकता है। कितने समय के लिए करेगा वो उसकी इच्छा है, उसका विवेक है। वापस बुलाएगा तो वही बुलाएगा। इसका मतलब ये कि इस पूरी अवधि के बीच में इस सदन पर पूरा कंट्रोल पीठासीन का रहता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति का, और राष्ट्रपति इसको शुरू करता है, इसको समाप्त करता है। ये काम राष्ट्रपति का है। बीच में राष्ट्रपति की कोई दखल नहीं। समझ पा रहे हैं आप? एक देखिए शब्द है विघटन।
विघटन का क्या मतलब है? विघटन का मतलब भंग कर देना, और विघटन केवल और केवल किसका होता है? लोकसभा का होता है। विघटन केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा स्थायी सदन है। अब लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो लोकसभा के विघटन से लोकसभा समाप्त हो जाती है, नए चुनाव होंगे। तो सत्रावसान में और विघटन में क्या फर्क है? तो सत्रावसान में और विघटन में फर्क यह है कि सत्रावसान से तो केवल सत्र की समाप्ति होती है, जबकि विघटन से लोकसभा ही समाप्त हो जाती है, नए चुनाव होंगे। अब विघटन में एक बात समझना विशेष तौर पे, कि विघटन जब होता है लोकसभा का, और जब लोकसभा का विघटन होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा किसके ऊपर? जो विधेयक लंबित हैं। लंबित विधेयक का मतलब जानते हैं आप? लंबित विधेयक का मतलब ऐसे विधेयक, जो विधेयक संसद में आ तो गए कानून बनने के लिए, ले तो आ गए उनको, लेकिन अभी तक वो पारित नहीं हुए हैं, संसद ने उनको पारित नहीं किया है, मतलब संसद में आ गए लेकिन बाहर नहीं निकले हैं। विधेयक का मतलब तो जानते हैं ना आप? विधेयक मतलब इंग्लिश में बिल कहते हैं। और बिल क्या होते हैं? विधेयक क्या होते हैं? विधेयक वो होते हैं कि कानून बनने के लिए कानून संसद बनाती है। कानून का मतलब एक्ट संसद बनाती है। कानून बनने के लिए संसद में जो कच्चा माल के रूप में लाया जाता है उसे बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं, जिसके ऊपर चर्चा होती है, बहस होती है, उसमें संशोधन होगा, जो काट छांट होगी, और संसद पारित करके जो फाइनली उसको जो रूप देती है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, तो राष्ट्रपति साइन करने के बाद उसमें फोर्स आ जाता है, वो कानून बन जाता है। तो बिल संसद में आया उसको बिल कहते हैं, जब तक पारित नहीं हुआ तब तक बिल है वो। तो संसद में अटक गया उसको लंबित विधेयक कह रहे हैं। मान लीजिए कोई विधेयक संसद में आ तो गया, किसी भी सदन में मान लीजिए, और लोकसभा हो गई भंग, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समझना आप, कोई विधेयक मान लीजिए पहले लोकसभा में आया और लोकसभा से हो गया पारित और चला गया राज्यसभा में, मान लीजिए, और पीछे से लोकसभा हो गई भंग, राज्यसभा में अभी वो चल रहा है, इस बिंदु है इनका मतलब चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो विधेयक क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई विधेयक राज्यसभा लोकसभा में आया पहले और लोकसभा में ही चल रहा है, राज्यसभा में गए भी नहीं अभी, और लोकसभा भंग हो गई। ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। कोई विधेयक पहले राज्यसभा में आया और राज्यसभा से पारित हो गया और लोकसभा में गया, और लोकसभा में अभी वो चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसी स्थिति में विधेयक यहाँ पे भी समाप्त हो जाएगा। कोई विधेयक जो पहले राज्यसभा में आया और राज्यसभा में ही चल रहा है, लोकसभा में गया ही नहीं, ऐसी स्थिति में, तो ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये चार स्थितियां बनती है, विशेष तौर पे समझिए। लोकसभा से विधेयक गया पहले, पारित हुआ, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में चल रहा है, लोकसभा हो गई भंग, विधेयक समाप्त। कोई विधेयक पहले लोकसभा में गया, वहीं चल रहा है, लोकसभा बीच में भंग हो गई और विधेयक समाप्त। कोई विधेयक पहले राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा में गया, लोकसभा में चल रहा है अभी वो, और वो हो गई भंग, विधेयक समाप्त। कोई विधेयक पहले राज्यसभा में गया और अभी वहीं चल रहा है और लोकसभा भंग हो गई, ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। कैसे याद करेंगे इसे? ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, शब्दों में उलझ जाएंगे आप। केवल एक वाक्य याद रखें, बस एक वाक्य याद रखेंगे, उससे सब कुछ याद रह जाएगा आपके। और वो क्या है कि यदि कोई भी विधेयक, लंबित विधेयक, कोई भी विधेयक, बल्कि वे समस्त विधेयक समाप्त हो जाएंगे जिन विधेयकों ने लोकसभा को छू लिया हो, मतलब एक बार लोकसभा में आ गए, चाहे वहां चल रहे हैं चाहे वहां से पारित हो चुके हैं। यदि एक बार वो लोकसभा में आ चुके और लोकसभा हो गई भंग, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। देखिए, इन्होंने लोकसभा को, इस विधेयक ने छू लिया था, इसने भी छू लिया था, इसने भी छू लिया था, समाप्त हो गए। यहां लोकसभा को छुआ नहीं, इस विधेयक ने भी राज्यसभा में ही चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? छू लिया का मतलब मानवीकरण नहीं करना है इसका, छू लिया का मतलब एक बार लोकसभा में आ गया वो। चलिए
विघटन का प्रभाव क्या होगा ये भी हमने कर लिया, सत्र हमने कर लिया। देखिए संयुक्त बैठक की बात कर लीजिए, या इससे पहले आरंभिक अभिभाषण की बात कर लीजिए। आरंभिक अभिभाषण देता है राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के तहत, और वो कब देता है? जब संसद के दोनों सदन समवेत रूप से एकत्र होते हैं। संयुक्त बैठक नहीं है ये, जब दोनों सदन समवेत रूप से एकत्र होते हैं। और इंग्लिश में ध्यान रखें इसका शब्द, इस शब्द का मतलब क्या कहते हैं? असेंबल्ड टुगेदर। जब दोनों सदन असेंबल्ड टुगेदर हों तब राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, उस समवेत रूप से एकत्र होता है तब। यहां ध्यान रखें संयुक्त बैठक नहीं है, संयुक्त बैठक को ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं, और ये असेंबल्ड टुगेदर है। ये आरएस प्री में पूछा गया था प्रश्न, 2016 की थी आरएस प्री, उसमें पूछा गया प्रश्न। तो आर्टिकल 87 कहता है कि ये समवेत रूप से एकत्र कब होते हैं? तो इसने कहा 2 अवसर पे होते हैं, और इन दोनों अवसर पर राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। एक तो नई लोकसभा के गठन पर, और नई लोकसभा के गठन लगभग सामान्यतः कितने समय बाद होता है? 5 साल बाद होता है। और दूसरा वर्ष के पहले सत्र के शुरू में, और पहला सत्र बजट सत्र होता है। हालांकि बजट सत्र शब्द नहीं लिखा गया वर्ष के पहले सत्र के शुरू में, और चूंकि पहला सत्र होता ही बजट सत्र है तो बजट सत्र के शुरू में। इन 2 अवसरों पर राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, आरंभिक अभिभाषण आर्टिकल 87 के तहत, और दोनों सदन समवेत रूप से एकत्र होते हैं। ठीक है। देखिए संयुक्त बैठक की बात करते हैं। और संयुक्त बैठक का जिक्र है आर्टिकल 108 में। संयुक्त बैठक में यूं समझिए कि संयुक्त बैठक कब होती है दोनों सदनों की? जब किसी साधारण विधेयक पर, कोई साधारण विधेयक है, किसी भी सदन में आ सकता है, और किसी साधारण विधेयक पर जब दोनों सदनों में टकराव है, ऐसी स्थिति में उस दोनों सदनों के बीच के टकराव को दूर करने के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। कैसे होता है समझना। किसी भी सदन में कोई विधेयक आ गया, यहां से पारित हुआ, दूसरे सदन में गया, ये लोकसभा है तो राज्यसभा में गया, ये राज्यसभा है तो लोकसभा में गया, दूसरा सदन उसको वैसे का वैसे पारित कर दे तो ठीक है, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए दूसरे सदन ने इसे पारित तो किया, लेकिन इस पे कुछ संशोधन कर दिए, और इसने जो भी संशोधन किए वो उन संशोधनों पे ये सहमत नहीं है, या फिर मान लीजिए इसने इसको पारित नहीं किया, या फिर मान लीजिए यहाँ पे ये 6 माह हो गए आए हुए और ये सदन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में दोनों सदनों में टकराव हुआ, और जब टकराव होगा तो क्या करेगा? राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा, जिसमें दोनों सदनों के सारे सदस्य शामिल होते हैं। सारे का मतलब जो उपस्थित होना चाहे वो आ जाते हैं, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं एक जगह पे। अब इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं एक ही जगह पे। तो यहाँ पे राज्यसभा की तुलना में लोकसभा अपनी सदस्य संख्या के बल पर अधिक प्रभावी हो जाती है। और अब तक ध्यान रखें ये भी कि इसको बुलाता तो कौन है? इस संयुक्त बैठक को बुलाता तो है राष्ट्रपति, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको आप स्पीकर कहते हैं। बुलाएगा ये आर्टिकल 108 के तहत, अध्यक्षता ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 118 के तहत। ध्यान रखें अब तक 3 ही मौके आए हैं जब संयुक्त बैठक हुई है। पहला मौका 1961 का दहेज निरोधक विधेयक, दूसरा मौका 1978 का बैंकिंग सेवा विधेयक, तीसरा मौका 2002 का पोटा। 3 विधेयक ऐसे आए हैं अब तक, 3 बार अवसर ऐसे हैं जब संयुक्त बैठक हुई है। और ऐसे व्यक्ति जो इन तीनों ही बैठकों में उपस्थित थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस समय वो विपक्ष में थे, इस समय वो विदेश मंत्री थे, इस समय वो प्रधानमंत्री थे। तीनों बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, AB वाजपेयी। चलिए संयुक्त बैठक भी आपकी पूरी हो गई। देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम।
संयुक्त बैठक के आगे समझिए आप कुछ चीजें और भी हैं, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है गणपूर्ति। गणपूर्ति किसे कहते हैं? आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में दी गई? 100 में। और आर्टिकल 100 गणपूर्ति का जिक्र करता है। गणपूर्ति का मतलब क्या है? गणपूर्ति किसी भी सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या गणपूर्ति कहलाती है, कि उतनी अगर सदस्य संख्या नहीं होगी उस सदन में तो बैठक होगी ही नहीं, उस सदन में कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। कम से कम इतने सदस्य तो चाहिए ही चाहिए। और वो हमारे यहाँ गणपूर्ति जिसको कोरम कहते हैं, वो संसद में दोनों ही सदनों में कितनी है? 10% है। 10% कह दें या फिर 1/10 सदस्य कह दें, एक ही बात है। मतलब ये कि लोकसभा में 10% कितने होते हैं? 55 सदस्य, और राज्यसभा में 10% कितने होते हैं? 25 सदस्य। ये गणपूर्ति है, ठीक है। तो हमने संसद में कुछ सामान्य बिंदु जितने भी थे वो एक जगह समेटने की कोशिश की कि ये सारे के सारे बिंदु आपको करने हैं। हमने पहली क्लास में संसद में सामान्य परिचय की बात की, दूसरी में हमने राज्यसभा पढ़ी, तीसरी में हम लोकसभा पढ़ी, और चौथी में हमने संसद के बारे में कुछ और सामान्य बातें, उन सामान्य बातों का जिक्र किया, सामान्य बातों की चर्चा की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।